हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज ही आप लोग का इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नाभिक डीबी का बात करें या नाभिक जीडी का, वो आपका दिसंबर में होगा। फिर आपका बेहतरीन रूप से आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स का भी एग्ज़ाम होगा जो कि अक्टूबर में होगा। तो दोनों मंथ के लिए स्टूडेंट का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर एक बैच चाहिए जिससे हम लोग एक कंटिन्यूटी वे में अपना पढ़ाई को स्टार्टअप करें और जिससे फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जैसा कि मैं आप लोगों को न्यू फैकल्टी संतोष कुमार जो आप लोग को बेहतरीन रूप से फिजिक्स और मैथ दोनों में फुल कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन वाइज के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फिजिक्स में पहला चैप्टर 1D मोशन, और जो भी आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है फुल आपके एग्जाम ओरिएंटेशन वे को ध्यान में देखते हुए, वो आपका कोस्ट गार्ड हो, नाभिक जीडी या हो आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ठीक है। तो बेहतरीन रूप से हम लोग अपना सिलेबस को कवर करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट करते रहें, कैसा लगा वीडियो बताइएगा एंड में, ठीक है। हम लोग डेली क्लास करेंगे और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। और चैनल बढ़िया लगे वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग बेहतरीन रूप से आपको पढ़ेंगे 1 डायमेंशन मोशन। तो एक बार सारे बच्चे यस का कमेंट कर दें तो हम लोग स्टार्ट करें अपने वीडियो को, ठीक है। और यही से क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे तो बोलिएगा, मैं जो बोलिए तो आपसे, ठीक है। कुछ कॉम्परेटिव स्टडी देखें, स्टडी में लिख बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में आप लिख भी सकते हैं या मैं इसको यही पे आपको याद भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूँ जो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस इज स्केलर वाइल। शुरू का लेक्चर इसलिए मैं ज़्यादा बेस बना रहा हूँ 1D मोशन। आज कल जो मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा सा स्पीड में हल्का ले जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि आज अगर बेस बन जाएगा बेस तो आपका जो आगे मैं कॉन्सेप्ट जो लाऊँगा वो आपको जल्दी कैचअप कीजिएगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सारा कॉन्सेप्ट मैच होगा स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। तो मैं इसको बढ़िया समझ लीजिए, तो स्पीड वेलोसिटी आप बढ़िया से समझिएगा। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, मेरे सोल्जर्स। इस बार बन के रहना है देश के सेना, ठीक है, और ऑफिसर लेवल, ठीक है। फिर लिखिए फॉर इससे आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। मैं कुछ आपके एग्जाम का PYQ से ही मैं उसको नोट्स में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी है प्रैक्टिकल मैं लिखवा रहा हूँ, कोई रट बट के आपको बुक से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। सिंपल जो माइंड में वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं एग्जाम निकाला हूँ, ठीक है। फॉर पॉइंट्स बिटवीन A and B मूविंग bodies distance has infinite value while displacement has सिंगल वैल्यू। क्या ये पॉइंट समझिए कि नहीं, मैं आपको ही समझाया हूँ। और ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है मेरे भाई, एयरफोर्स नेवी में आया है क्वेश्चन। तो क्या ये पॉइंट आप समझिए कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं? एनी डाउट? थर्ड पॉइंट, the ratio of distance by displacement ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये तो डबल ट्रिपल जितना एक्स्ट्रा लगाना है लगा दीजिए, ये PYQ का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये मतलब ये क्वेश्चन आपका NDA में तो बहुत बार आ गया है।
डायरेक्ट पूछता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन में दे देता है ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 1, या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तो हमें क्लिक करना रहता है ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन में नहीं समझा हूँ पॉइंट, मैं ये अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा फील आए, क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे या जिस तरह पढ़ाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। जो फ्रंट बातचीत होती है, जो डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वाइट बोर्ड के सामने, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टर नहीं है, पर आप लोग का सपोर्ट रहा, जल्दी मैं प्रोजेक्टर भी लगा दूँगा और आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी भी मैं आपको पूरा फुल एफर्ट से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि एकदम 100% हम श्योर कंटेंट जो है एग्जाम के रिलेटेड, ऐसा कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा पूरा यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ A to Z चैनल पर मिलेगा, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस और बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब इस पॉइंट से आप क्या समझें कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या तो इक्वल होगा, बट लेस कभी भी नहीं होता है। सपोज जैसा हम लोगों ने एग्जांपल दिया, जैसे पॉइंट A से पॉइंट B तक हम गए तो उसके जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो डिस्टेंस क्या है, किसी से 3 किलोमीटर आ रहा है, किसी से 4, किसी से 5, किसी से 7 किलोमीटर, क्योंकि जैसे जैसे हम पाथ को ऑप्ट कर रहे हैं हमारा डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि हम लोग A और B इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा डिस्टेंस से लेस ही आएगा, ये तो पक्का है, आपने एग्जाम्पल से भी देखा। सर इक्वल किस केस में आएगा, इन विच केस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल आएगा। तो मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिखिए। इफ़ द ऑब्जेक्ट moves in straight line, if the object move in straight line then distance equal to displacement, इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो सकता है, होगा ही डिस्प्लेसमेंट का। ये जो रिपीटर्स होंगे, ये पॉइंट आप देख सकते होंगे, ये पॉइंट से ये सेकेंड या जो थर्ड पॉइंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट करते हैं, हिट किए हुए हैं। ये पूछा है कि किस केस में ऑब्जेक्ट, मतलब किस केस में ऑब्जेक्ट मूव करे कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल आए। तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जब सीधा रेखा में मूव करेगा तभी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का इक्वल आएगा। जैसे A से B जाना है तो हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन से जाएंगे तभी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इक्वल आएगा। A से B इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वही हमारा डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है, जिस पाथ पर हमने एक्चुअल लेंथ कवर किया है वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। पॉइंट नंबर 3 मुझे एक बार बताइए। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। ये जितने सारे पॉइंट है आपके एग्जाम्स के ही PYQs का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं आपको ऐसा पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आइए देखेंगे पॉइंट नंबर 4। अब देखें क्या हम लोग पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है आपका, डिस्टेंस इज ऑलवेज
increases with time while displacement may or may not। बोल रहा है कि टाइम बढ़ने के अनुसार, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। ये नहीं कि 1 सेकेंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो अगले 1 सेकेंड में हम 1 ही मीटर पे रहेंगे, वैसा नहीं है। टाइम बढ़ेगा तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप रेस्ट में हैं, अगर 1 सेकेंड में अगर आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और अगले सेकेंड में आपने अपना पोजीशन ही नहीं चेंज किया, वो अलग केस है। बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं मूविंग बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम बढ़ने के अनुसार आपका पोजीशन भी तो चेंज होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ बढ़ेगा भी और घट भी सकता है। कब केस में घटेगा ये हमें सर बताइए प्लीज़, किस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटेगा? बिल्कुल मैं बताऊंगा। अगर आप ए से बी, पॉइंट ए से बी तक आपने सीधा रेखा से, स्ट्रेट लाइन से आपने डिस्टेंस कवर किया तो वही आपका डिस्टेंस भी हो गया, वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। क्योंकि ए और बी अगर दोनों इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन किए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल आया, सपोज 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस भी आपका 4 ही आएगा क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन पाथ को ऑप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, नो एनी प्रॉब्लम। बट कैसे सर डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ घटेगा, प्लीज़ ये हमें बताइए। सपोज ये आपका ए पॉइंट है और वो आपका बी है, हमने ए तक बी तक गया, 4 किलोमीटर अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। सपोज कीजिए ए जो है वो आपका होम है और बी आपका स्कूल है। बट स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल से घर की ओर लौटते भी तो हैं, डैट मीन्स बी तक गए। अब जैसे आप ए की ओर आ रहे हैं, जैसे आप ए की ओर आ रहे हैं मतलब आप मूव बैक हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ओरिजिनल पोजीशन। क्या मैंने बोला कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, देन इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेज विथ टाइम। जब आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करोगे ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपका कम होगा। ये आपका 4 किलोमीटर है ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्ट डिस्टेंस। बट जैसे ही आप बी से ए की ओर आओगे, सपोज कीजिए आप यहाँ पर आ गए, सपोज कीजिए पॉइंट सी, यहाँ पर आके आप थक गए, सो एक थोड़ा देर बाद मैं फिर मूव करूँगा। तो सपोज कीजिए आप सी तक आए तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आपने कवर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट। तो आप कोई पूछेगा कि कितना टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ तक आपने 1 किलोमीटर कवर किया तो 3 किलोमीटर बचा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप अपने इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे जी, नहीं ना, हम लोग जैसे जैसे इनिशियल पोजीशन की ओर मूव कर रहे हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू घट रहा है, डिस्टेंस नहीं घट रहा है। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही बता रहे हैं, बट डिस्टेंस हमारा हमेशा टाइम की ओर बढ़ता है क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डायरेक्शन के साथ इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीमेंट मैंने वर्ड यूज किया है। ये पॉइंट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, यस या नो, यस या नो एक बार मुझे कमेंट कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए डिस्प्लेसमेंट का भी मुझे यूनिट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है मेरे भाई सोल्जर्स, मीटर ही है, और
और डायमेंशन इसके क्या है, एल ही है। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, मोशन समझ में आया, रेफरेंस फ्रेम समझ में आया, पोजीशन समझ में आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉम्परेटिव स्टडी समझे कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका पोजीशन वेक्टर। क्यों सर? क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हम लोग समझेंगे तभी जाकर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक पोजीशन वेक्टर है। जी हाँ, इससे आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पोजीशन कैलकुलेट करना। हालांकि आप मैथ में पढ़ते हैं वेक्टर इन 2D, मोशन इन 3D स्पेस, ऐसा पढ़ते हैं, वेक्टर 2D पढ़ते हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा पोलर फॉर्म पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, तो उस समय इक्वेशन आप यूज करते होंगे, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी, ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन फॉर्म या कोसाइन फॉर्म, ऐसे कुछ होते हैं। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन मतलब तो जानते हैं स्थिति, और वेक्टर मतलब डायरेक्शन, मतलब वैसा वेक्टर जो पोजीशन बताए, वैसा वेक्टर क्या करे जो कि पोजीशन बताए, आपका स्थिति। अभी आप कहाँ पर हो सर? अभी हम घर पर हैं। अभी आप कहाँ हैं? स्टूडियो पर हैं। अभी कहाँ हैं? स्कूल में। कहाँ हो? अभी आप ऑफिस में। कहाँ हो? कॉलेज में। तो आपका पोजीशन है। अब वेक्टर मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी इसके साथ इंक्लूड होगा। हाँ, मैं इस मोड़ पर हूँ, किस मोड़ पे हूँ? तो इस एक यहाँ पे इस गली में, जगदीव नगर में एक चौराहा है, उस चौराहा के सामने एक गली है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ पे आपने एक अपना दिया लोकेशन, किसी के माध्यम से दिया कि मैं इस चौराहा के पास खड़ा हूँ, तो किसी को खोजने में आपका पोजीशन या लोकेशन उसको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि आपने अपना जो पोजीशन है वो आसानी से लोकेट कर दिया रेफरेंस फ्रेम से, तो उस दोस्त को जो भी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको आसानी से खोज लेगा। तो पोजीशन वेक्टर मतलब वैसा वो वेक्टर, नाम से क्लियर है, जो किसी का पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जी हाँ, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताए। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली यहाँ पे हम लोग टू डायमेंशन पहले देखेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशन में, क्योंकि 3 डायमेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं, बट हमें पहले 2D पर देखेंगे। 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 2 एक्सिस हो, आपका x एक्सिस और y एक्सिस। बोलिए कि सर आपने 1D मोशन में पोजीशन वेक्टर नहीं बताया। तो मेरे भाई 1D मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका एक पोजीशन वेक्टर है। कैसे है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, वो तो हम आगे देखेंगे। बट उसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया वहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया था, तो अपने साथ मेरे भाई डायरेक्शन बता रहा था कि नहीं? तो हुआ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है। तो 1D मोशन को तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब कुछ हम लोग स्पेस की बात करेंगे, कुछ 2D प्लेन की बात करेंगे, जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ फार्मूला को डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट है, टेक्निकल। ठीक है, सपोज कि इस पार्टिकल का ए है, इस पार्टिकल का पोजीशन है, एक्स एक्सिस में x1 यूनिट कवर किया, x1 यूनिट का मैग्नीट्यूड, और y एक्सिस में y1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कवर किया। ये इसका पोजीशन है, यहाँ पर है। ठीक है, इस प्लेन में xy प्लेन में विथ रिस्पेक्ट टू a। बोलेगा कि बताइए OA का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OA का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या होगा? जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये i कैप और j कैप क्या है सर? तो बोलिएगा कि i कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, इकाई वेक्टर है, जो कि बता रहा है कि कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है जो x डायरेक्शन में x1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कवर किया है इन x डायरेक्शन। मतलब आपने x एक्सिस में जो x1 यूनिट का जो आपका मैग्नीट्यूड है, तो आई कैप जो है इसके साथ पहचान बता रहा है कि ये भैया x1 जो है x एक्सिस में ही चला है। ये j कैप है, बता रहा है कि y1 जो है y एक्सिस में
ही चला है कि नहीं, उसका बेसिकली प्रमाण दे रहा है। कैसा आपका प्रमाण, आपका आधार कार्ड है, वैलिडिटी प्रूफ है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, तो आपकी पहचान तो बता रहा है कि नहीं मेरे भाई। वैसी तरह अगर इसका पोजीशन वेक्टर है तो ये बेसिकली वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में लिखते हैं मेरे भाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते होंगे, मैथ का स्टूडेंट है। इसका फॉर्मूला ये होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग डायरेक्शन को नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ये तो बता ही रहा है, आई कैप और जे कैप। अगर हम लोग 3D में बात करते हैं तो बस एक और एक्सिस ऐड कर देते हैं, डेट इज आवर के जेड एक्सिस। अब वहाँ पर हम लोग जेड एक्सिस में सपोज कीजिए कोई Z1 यूनिट मूव करता तो उसका कौन प्रमाण देता, के कैप क्या बताता कि ये जो बंदा है वो Z1 यूनिट कवर किया इन जेड एक्सिस में, तो वहाँ पे बस के कैप आ जाता है, Z1 के कैप, और यहाँ पर Z1 का स्क्वायर हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड का यूनिट हो गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताइए, पोजीशन वेक्टर को समझने में किसी तरह का डाउट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को समझिएगा तभी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ए से अगर बी तक जाए तो कैसे ए और बी के बीच में हम लोग पोजीशन को रिलेट करें, और कैसे ए और बी के बीच में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। तो पोजीशन वेक्टर को पहले आप समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट कीजिए, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही बस रखेंगे। क्लास को रिवाइज करके आइएगा मेरे सोल्जर्स, कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल नहीं कमेंट करना ना भूलें। आपके चलते मैं इतना एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ, फुल एफर्ट दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट बिल्कुल करें, क्योंकि जो है सब आपके लिए रामबाण है। इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, इसी कंटेंट, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरे पास रिसोर्स कम है, बट मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास स्किल है, जिसका आप प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए और कमेंट दीजिए। किसी तरह का कमी है, किसी तरह का डाउट है, तो नेक्स्ट डे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें मेरे भाई सोल्जर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले तो और वीडियो मैं लाऊंगा, और ये आपका क्लास डेली बेसिस पर चलेगा, बट कमेंट करते रहिए, ओके। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।